हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईआर स्टडी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हमारे बायोलॉजी का 7 नंबर का लेक्चर रहेगा। जिस तरह से हमने छठे नंबर के लेक्चर में पढ़ा था डीएनए की संरचना, वाटसन क्रिक मॉडल और टाइप्स ऑफ डीएनए की। जो टाइप्स ऑफ डीएनए थे उनको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से मैंने समझाया था। पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं थी, जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उन चीज़ों को मैंने बताया था। इसी तरह आज हम डीएनए की आरएनए की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अब मैं बता दूं, आरएनए की स्ट्रक्चर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि डीएनए की स्ट्रक्चर थी। आरएनए की बेसिकली इसमें कुछ भी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, सिर्फ इतना डिफरेंस याद रखना है। डीएनए में थाइमिन होता है, उसकी जगह आपके आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है। बस इतनी चीज़ें हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। और हाँ, टाइप्स ऑफ जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है वो चीज़, यानी आरएनए की जो संरचना है उसमें हमें केवल 2 चीज़ों को ध्यान में रखना है। बाकी डीएनए जैसी थोड़ी बहुत संरचना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। लेकिन जो टाइप्स ऑफ आरएनए हैं, ठीक है, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए है, टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए है, और आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए है। ये टाइप्स ऑफ आरएनए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर पेपर में चाहे बेसिक साइंस का, सेकंड ग्रेड का या फर्स्ट ग्रेड का या फिर लेब असिस्टेंट का, उन पेपर में देखना आरएनए, जो टाइप्स ऑफ आरएनए है, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो बात कर लेते हैं आरएनए की संरचना पे कि आरएनए की संरचना है क्या। देखो, राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं और डीएनए को डी राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। इतना डिफरेंस है तो इसको क्या कहा जाता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो एक बार ये स्ट्रक्चर देखना। देखो, ए यानी एडिनिन, एस यानी एस का मतलब है यहाँ पे आपका शुगर का। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, जो एस है वो है आपकी क्या है, शुगर हो जाएगी। एस है वो पेंटोज शुगर। देन इसके बाद में पी है, पी का मतलब है फॉस्फेट समूह। पी का मतलब क्या हो जाएगा, फॉस्फेट। पी का मतलब है फॉस्फेट समूह या फॉस्फेट। एस यानी शुगर, देन पी यानी फॉस्फेट और ए यानी एडिनिन। तो ये जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स था, इसलिए हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे एडिनिन जोड़ रहे थे तो यहाँ थाइमिन जोड़ रहे थे। यहाँ इस साइड में साइटोसिन जोड़ रहे थे तो इस साइड में हम आपका ग्वानिन जोड़ रहे थे। इस तरह साइटोसिन, ग्वानिन, एडिनिन, थाइमिन इस तरह से ये जुड़े हुए थे। लेकिन अब यहाँ क्या है, आरएनए सिंगल हेलिक्स है, सिंगल स्ट्रैंड बोल सकते हो कि एक ही रज्जुक है पूरा। यानी ये इस रूप में, अगर इसको मैं बनाना चाहूँ तो ये इस रूप में है, ये इस रूप में। ठीक है, जबकि डीएनए क्या था, दोहरा कुंडलन था। यानी कहने का मतलब है जो आरएनए है वो सिंगल है। कैसा है, ये बिल्कुल इस तरफ में। तो यहाँ पे एस, यहाँ पे पी, फिर यहाँ पे एस और फिर यहाँ पे पी, फिर यहाँ पे एस और यहाँ पे पी। इस तरह से ये आपके मतलब क्या जुड़े हुए, शुगर, फास्फोरस मतलब फॉस्फेट ग्रुप, फिर शुगर, तो यहाँ पे एडिनिन, फिर एक जगह ग्वानिन, एक जगह साइटोसिन और एक जगह यूरेसिन। तो कहने का मतलब ये क्या है, एक रज्जुक है। इसके बाद में हम देखते हैं कि सभी सेल, ये यूकैरियोटिक चाहे प्रोकैरियोटिक ले लो, ये सभी प्रकार के सेल्स में यानी कोशिकाओं में पाया जाता है। हाँ, इतना याद रखना, जहाँ पे डीएनए जिस तरह से हम बात करते हैं विषाणुओं में, वहाँ पे देखो, इसमें विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। ये आरएनए होता है, विषाणुओं में क्या काम करता है, आनुवंशिक पदार्थ की जगह। अगर उस विषाणु के अंदर यदि डीएनए नहीं है, विषाणु में 2 पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो आरएनए हो सकता है या फिर डीएनए हो सकता है। अगर डीएनए नहीं है तो फिर आरएनए क्या हो जाएगा, आनुवंशिक पदार्थ होगा। तो देखो, इसके बाद में आरएनए कोशिका द्रव केंद्रक में पाया जाता है, ये बिल्कुल कॉमन है। हमारे लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा कि विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में होता है। और कब होता है, जब यदि डीएनए वहां पे नहीं होगा, की तरह कार्य करता है। लेकिन बाकी सभी जो कोशिकाएं होती है, बाकी जो जैसे सजीव में है यानी मानव में, तो वो क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। क्या काम करता है, प्रोटीन संश्लेषण का। नंबर 5 है आरएनए एक रज्जु की यानी सिंगल स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के रूप में होता है। किस रूप में होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के रूप में होता है। ये बता दी मैंने पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला क्या है। यहाँ देखें, देखो इस तरह एक बार इस स्ट्रक्चर को वापस देखते हैं। देखो, आरएनए की संरचना आज का अपना टॉपिक है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, और डीएनए तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ए मतलब एडिनिन, जी मतलब ग्वानिन, सी मतलब साइटोसिन और यू मतलब यूरेसिन।
ये सिंगल स्ट्रैंड है, मतलब इस तरह से है, जबकि डीएनए में क्या था, डबल हेलिक्स था। सी मतलब एस मतलब शुगर, पी यानी फॉस्फेट ग्रुप। तो ये आरएनए की आपकी क्या हो जाएगी, ये आरएनए की संरचना है। आप मेरे साथ ही इस अपने नोट्स बनाते रहे और इस संरचना को भी साथ में उतार ले। ये आरएनए की संरचना हो जाएगी, द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। देन इसके बाद में देखना टाइप्स, यानी इसके जो पॉइंट है, यह पहला आनुवंशिक पदार्थ है। क्या है, डीएनए और आरएनए की बात करें तो आरएनए है वो आपका क्या हो जाएगा, पहला आनुवंशिक पदार्थ। तो सबसे पहला पॉइंट इसको नोट कर ले आप, पहला आनुवंशिक पदार्थ। सभी सेल्स प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जो भी है सभी सेल्स में पाई जाती है। दूसरा पॉइंट नोट करें। थर्ड पॉइंट, आरएनए कोशिका द्रव में और केंद्रक में और केंद्रक द्रव तीनों में पाया जाता है। वो कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में पाया जाता है आपका, इसके बाद केंद्रक में और केंद्रक द्रव में भी पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में है, केंद्रक है, न्यूक्लियाई है या न्यूक्लियस है, इनमें पाया जाता है। तीसरा पॉइंट हो गया अपना। इसके बाद में चौथा पॉइंट हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रह सकता है कि विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में काम करता है यदि वहां पे डीएनए नहीं है तो, ठीक है। और बाकी सभी में क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का क्या काम करता है, प्रोटीन संश्लेषण को। तो जो आरएनए होता है इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। आरएनए को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कह सकते हैं क्योंकि आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन निर्माण करता है। और आरएनए एक रज्जु की होता है, कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंड या एक रज्जु की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के रूप में होता है। ये आरएनए की एक बेसिक जानकारी है कि आरएनए क्या था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड था, विषाणु में कहाँ होता है, कोशिका द्रव में, केंद्रक में होता है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है, पहला आनुवंशिक पदार्थ था। फिर ये इसकी संरचना, ये संरचना याद रखना। और ये वाला पांचवा अपना पॉइंट, ये संरचना इसका पांचवा पॉइंट है। ये तो बात होगी आरएनए की। अब आरएनए में पेंटोज शर्करा क्या है, यानी शुगर क्या है, फिर जो नाइट्रोजनिक क्षार क्या है वो देखते हैं। और जो आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड है तो किस प्रकार का न्यूक्लियोटाइड है इसमें, तो राइबो न्यूक्लियो जो टाइड होता है उसमें डी राइबो न्यूक्लियोटाइड था, तो इसमें राइबो न्यूक्लियोटाइड होगा या फिर राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा। तो वो कौन कौन से हैं, वो चार हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इनके जो सिंबल है ना, प्रतीक चिन्ह, इन चारों वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में हमें दे देगा कि निम्न में से कौन सा जो नाइट्रोजनी बेस है वो आरएनए के अंतर्गत नहीं होता है। तो इसको एक बार आप उतार लें, इसके बाद मैं इसको रफ कर लेता हूं। इसको आप जल्दी से उतारिए, स्ट्रक्चर बनाना पहले, फिर ये बेसिक पॉइंट लिखना। और अभी बता रहा हूँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाले पॉइंट। अभी मैं जो बताऊंगा वो कौन सी चीज़ कहाँ से इम्पोर्टेंट है उसको ज़रूर देखेंगे। जल्दी से इसको उतारिए आप। आपने उतार लिया होगा। अब मैं इसको रब करता हूं और हम पढ़ते हैं कि कौन सी न्यूक्लियोटाइड इसके अंतर्गत पाई जाती है। और P का मतलब फॉस्फेट है और S का मतलब शुगर है, ये भी मैंने आपको बताया। यहां देखिए, अब बात करते हैं इसकी। देखो इसमें जो आपका ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन, ये दोनों तो होते ही हैं। अगर इसकी आपकी बात कर लेते हैं अपन प्यूरिन्स की, किसकी बात करते हैं, प्यूरिन की बात करते हैं या फिर प्यूरिन्स की बात करते हैं, तो आपका एडेनिन और दूसरा है ग्वानिन। दूसरा क्या हो जाएगा, ग्वानिन। प्यूरिन्स में एडेनिन और ग्वानिन दोनों होंगे। इसके बाद बात करते हैं अपन पिरिमिडिन्स। बात करते हैं पिरिमिडिन्स की, तो इसमें आपके होगा, इसमें साइटोसिन होगा। क्या होगा, साइटोसिन। और डीएनए में थाइमिन होता है, डीएनए में थाइमिन होता है। तो यहां पे आपका क्या होगा,
यूरेसिल होगा। क्या हो जाएगा? यूरेसिल होगा। तो ये आपके क्या हो गए? नाइट्रोजनी बेस हो गए। इसके बाद में फॉस्फेट ग्रुप वही आधार का निर्माण करता है, फॉस्फोएस्टर बंध बनाता है। कौन सा? आधार का निर्माण करता है और फॉस्फोएस्टर बंध बनाता है, जो हमने डीएनए पे पढ़ा था, वो इसमें पॉइंट कॉमन रहेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं पेंटोज शुगर की। पेंटोज शर्करा या शुगर की बात करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर में वापस बनाता हूं एक बार, ठीक है। अब देखना इसमें, यहां देखें आपका 1 2 3 और 4, और यहाँ पे जो होगा CH2OH, ये आपका 5वां कार्बन है। क्या हो जाएगा? 5वां कार्बन। उस डीएनए में मैंने इसको 5वां नंबर दे दिया था, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे अपना 5वां कार्बन है, इस चीज को याद रखना। ये जो है ये क्या है? ये 5वें नंबर का कार्बन है, 5वें नंबर का ये कार्बन हो जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा लिख लेता हूं मैं, CH2OH। अब उस पे बताया था मैंने कि यहाँ पे अगर जो पेंटोज शुगर है उसके इस वाले पोजीशन पे अगर आपका क्या होगा? OH होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम RNA कह सकते हैं। क्या कहेंगे? उसको RNA कहेंगे। और कई बार ऐसा भी बताया गया है कि जो पेंटोज जो आपका शुगर होती है, ठीक है, उसके 5वें नंबर पे जो कार्बन जोड़ा होता है, इस OH के हिसाब से हम इसको RNA और DNA को डिसाइड करते हैं। तो एक ये भी हो सकती है, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी है इसकी। जनरली इसको हम ज़्यादा सही मानते हैं कि दो पेंटोज शुगर के जो दूसरा कार्बन होता है उस पे यदि इस स्थिति पे OH समूह, तो इसको हम क्या मानेंगे? RNA। लेकिन एक दो बुक में अगर बात करें हम, तो कई जगह ऐसा भी लिखा हुआ है कि जो CH2OH है, इसके आधार पे भी अगर 5वें कार्बन पे OH समूह जुड़ा, जिसके आधार पे हम इसको RNA और DNA के हिसाब से बता सकते हैं। लेकिन अभी बता रहा हूं, हमें ये वाली पोजीशन 100% सही माननी है, ठीक है। कई बुकों में चीजें गलत भी लिखी हुई होती है, ठीक है। तो ये आपका सही होगा। ये हो गए, इस पॉइंट को आप उतारें। इसके बाद हम बात करते हैं इनको कहा क्या जाता है। जिस तरह से आपके एडेनिलिक है, ग्वानिन है, साइटोसिन है और यूरेसिल, ये आपका क्या है? इसमें राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होगा। राइबोन्यूक्लियोसाइड होगा। कौन सा? राइबोन्यूक्लियोसाइड होगा। तो ये लिख लिया आपने। और इसका जो तीसरा पॉइंट है यहाँ लिख रहा हूं, इसमें जो मोनोमर यूनिट कहते हैं ना, सिंगल यूनिट, इसमें एकल यूनिट या जो मोनोमर इकाई, मोनोमर, इसको हम ऐसे लिखते हैं। देखो एकल यूनिट, इसमें एकल यूनिट राइबोन्यूक्लियोटाइड होती है। कौन सी होती है? राइबोन्यूक्लियोटाइड होती है। ये आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा। प्यूरिन, एडेनिन, ग्वानिन होता है। pyrimidine, साइटोसिन, यूरेसिन होता है। पेंटोज शर्करा बता दी मैंने, हमने पहले भी पढ़ा इसको। लेकिन उसमें डीएनए में हमने इसको 5वां कार्बन नहीं दिया था, 5वां नंबर इसको दे दिया था। तो आप 5वां नंबर इसको थोड़ा सुधार लेना, ये 5वां नंबर है। इसके बाद इसमें एकल यूनिट होती है, वो राइबोन्यूक्लियोटाइड होती है। यानी ये राइबोन्यूक्लियोटाइड बहुत सारी आपस में बहुलीकरण होगा, बहुत सारी यूनिट मिलेगी, तब ये क्या बनेगा? तब ये बनेगा पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड। क्या बनेगा? पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड। इसको मैं रफ करता हूं, आप जल्दी से उसको उतार ले एक बार। हाँ, अब यहां देखिए एकल यूनिट राइबोन्यूक्लियोटाइड होती है। इसमें अपन ऐसा कह सकते हैं कि इसमें चार प्रकार के
राइबो 4 प्रकार के राइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं। इसमें 4 प्रकार के राइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं और इस पॉइंट को आप महत्वपूर्ण करें, इंपॉर्टेंट करें। अब ये जो 4 पॉइंट है उसको देखना कि कौन कौन से 4 है। 1, 2, 3 और 4। तो हम कह सकते हैं कि आपका क्या हो जाएगा, एडिनिलिक। क्या हो जाएगा, एडिनिलिक। इसके बाद ग्वानिन है तो ग्वानिलिक। क्या हो जाएगा, ग्वानिलिक। और साइटोसिडिक, साइटोसिडिक और यूरेसिडिक। क्या हो जाएगा, यूरेसिडिक। ये जो चारों है आपके राइबोन्यूक्लियोटाइड है 4 प्रकार के। और इन चारों को आप इंपॉर्टेंट करें। देखो इसमें, हाँ, इसमें हमें इस तरह से भी पूछा जाता है, ध्यान रखना कि एडिनिलिक को आपका जो सिंबल है वो कहा जाता है AMP, ठीक है, AMP। और इसको C तो GMP, इसके बाद में CMP और ये है आपका UMP। ये जो प्रतीक चिन्ह है AMP, GMP, G यानी ग्वानिन, C यानी साइटोसिन, U यानी यूरेसिल, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में अगर ये नाम नहीं दिए इसने तो वो दे देगा कि AMP, GMP और UMP और CMP की जगह अगर वो EMP लिख दे या फिर D लिख दे तो हमें तब हमें ये तो पता है लेकिन ये नहीं पता, तो ऐसे टाइम पे हमारा क्वेश्चन जो सोल्व नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो A का मतलब एडिनिन, G का मतलब ग्वानिन और C का मतलब साइटोसिन और U का मतलब यूरेसिल। भाई इन्हीं को हम सिंबल के तौर पे लिख लिया है। और फिर से बोल रहा हूँ, चारों इंपॉर्टेंट रहेंगे, हमें निम्न में से कौन सा नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि ये 4 ऑप्शन दे देगा, फिर बोलेगा कि निम्न में से आरएनए की जो संरचना होती है उसमें कौन सा नाइट्रोजनिक क्षार नहीं होता है। तो हम सोचेंगे पहले हमने एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल तो पढ़ा था, लेकिन ये क्या चीज़ है, तो ये हमें सिंबल याद होने चाहिए। इस प्रकार हमने आरएनए की जो स्ट्रक्चर थी कंप्लीट उसको पढ़ लिया है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। और जिस प्रकार हम डीएनए का एक पूरा फ्लो चार्ट के माध्यम से समझे थे, उसी प्रकार हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उनको फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ आरएनए को भी कंप्लीट करेंगे। तो अब जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ आरएनए। एक बार इसको पूरा आप उतार लीजिए, हम फिर आरएनए के प्रकारों को लिखते हैं, इसके बाद इसको पूरा समझते हैं। जैसा कि हमने आरएनए की संरचना को पढ़ लिया है, ठीक है, और आरएनए की संरचना में क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट था वो भी मैंने आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे आरएनए के प्रकार। जैसा कि हेडिंग आप देख रहे हैं, आरएनए के प्रकार की बात करेंगे। तो अब आरएनए के प्रकार, जिस तरह से mRNA यानी मैसेंजर आरएनए, जिसको हिंदी में मतलब संदेश वाहक बोल सकते हैं अपन, इसको मैसेंजर ज़्यादा बेटर है इसके लिए। फिर tRNA ट्रांसफर आरएनए है, स्थानांतरण आरएनए है, अभिगमन आरएनए भी बोल सकते हो। और इसके बाद में rRNA, R यानी राइबोसोमल आरएनए या राइबोसोमल आरएनए हो जाएगा इसका मतलब। अब इनके इस फ्लो चार्ट के माध्यम से इस mRNA है, tRNA है और rRNA है, इनका एक भी पॉइंट मिस नहीं किया है। जो अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर ली है। अगर हमको एक एक लिख देते, जैसे mRNA की हेडिंग लिखे फिर अलग से पढ़ते, यहाँ पे जो तुलनात्मक अध्ययन है, डिफरेंस करते हुए पढ़ते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो यहाँ देखें, ये इसके लक्षण, ये है mRNA। पहले एक आरएनए को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद में tRNA को समझेंगे, फिर इसके बाद में हम rRNA को समझेंगे, फिर इसके बाद में इसका डिफरेंस करते हुए समझेंगे। और यहीं पे आपको याद हो जाए इतनी कोशिश रहेगी। देखो यहाँ देखें, लक्षण यानी स्थिति, यानी ये mRNA कहाँ होता है। जिस तरह से आरएनए कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होता है या केंद्रक द्रव में होता है, इस तरह से होता है।
तो अब ये कहाँ पे है ये हमें देखना है। तो mRNA यानी मैसेंजर आरएनए कोशिका द्रव में राइबोसोम से जुड़े हुए पाए जाते हैं। यानी कहाँ पे होता है, कोशिका द्रव में होता है और राइबोसोम से जुड़े हुए रहते हैं। कहाँ रहते हैं, राइबोसोम से जुड़े हुए। अणु की लंबाई की बात करें तो mRNA के जो अणु होते हैं वो सबसे लंबे अणु होते हैं। कैसे होते हैं, सबसे लंबे अणु, यानी इनके कंपैरिजन की बात करें तो। इसके बाद सेल में प्रतिशत मात्रा, यानी जब ये कोशिका द्रव में पाया जाता है या फिर जो कोशिका में है, ठीक है, या फिर केंद्रक में, तो टोटल जो सेल है उसका कितना परसेंटेज घेरता है, उतना उसका कितना प्रतिशत है। तो वो लगभग mRNA है वो 5% होता है उस पूरी कोशिका में। जो सारी केंद्रक द्रव्य हो गया, केंद्रक हो गया यानी साइटोप्लाज्म, उन सब मिला के इसका कितना है, 5% है। इसके बाद में देखें तो अणुभार 50 के यानी 50,000 से 20 लाख डाल्टन तक हो सकता है, या फिर अपन डाल्टन मिटा दे तो अपन 20 लाख तक होता है। ठीक है, अणुभार को किग्रा में भी नापते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट इसकी कितनी है, केजी है। तो अणुभार इसका 50 के से 20 लाख तक होता है। इसकी बात करें आयु की या जीवन अवधि की, इसकी बात किसकी करते हैं हम, आयु की या जीवन अवधि की बात करें तो यहाँ देखिए 2 से 4 मिनट होती है इसकी आयु होती है। इस mRNA की जो होती है आयु वो सबसे कम होती है, 2 से 4 मिनट, क्योंकि प्रोटीन के अनुवादन, प्रोटीन का जो अनुवादन अनुलेखन चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन के अनुवादन के बाद में ये विघटित हो जाता है, यानी ये क्या होता है, टूट जाता है, खत्म हो जाता है। इन चीज़ों को याद रखना कि मैसेंजर आरएनए जो ट्रांसफर होता है ये क्या करता है, सूचनाओं को मतलब ट्रांसफर करने का काम करता है, सूचनाओं को ट्रांसफर करने का काम करता है। इसके बाद में प्रोटीन के जो सिंथेसिस होती है उस प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, और प्रोटीन सिंथेसिस के पार्टिसिपेट के बाद में ये क्या हो जाता है, ये विघटित हो जाता है या टूट जाता है। इसके बाद में कार्य, ये प्रोटीन अनुवादन की सूचनाओं को डीएनए से प्राप्त करता है। ठीक है, अगर यहाँ नीचे कट जाएगा तो मैं बोल दूंगा, प्रोटीन अनुवादन की सूचनाओं को डीएनए से प्राप्त करता है। इसके बाद में ये क्या करता है, कोशिका द्रव में क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के जो काम में, प्रोटीन सिंथेसिस में उपयोग हो जाता है, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। इसके बाद में देखें टीआरएनए की बात करते हैं, ट्रांसफर आरएनए की अपन बात करते हैं। स्थिति कोशिका द्रव में स्वतंत्र भी हो सकता है या राइबोसोम पर भी पाए जाते हैं, यानी राइबोसोम के साथ भी जुड़ा हुआ हो सकता है। स्थिति क्या है, कोशिका द्रव में या तो स्वतंत्र रूप से भी हो सकता है या राइबोसोम पर भी पाया जाता है। कौन, ट्रांसफर आरएनए या आपका टीआरएनए। इसके बाद में अणुओं की लंबाई के हिसाब से लिखे तो टीआरएनए आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटा अणु। टीआरएनए जो ट्रांसफर अणु है वो आपका सबसे छोटा अणु होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं सेल में प्रतिशत मात्रा, यानी कोशिका में कितनी मात्रा में ये उपस्थित होता है। लगभग 15%। कितना होता है, लगभग 15% उपस्थित होता है। अणुभार की बात करें तो 25 के से 30 लाख, के यानी 1000 लिखा है ये मैंने, 25,000 से 30 लाख, 25,000 से 30 लाख इसका अणुभार होता है। किसका होता है, इसका टीआरएनए का होता है। इसके बाद में आयु की बात करें अपन तो इसकी जो आयु है, देखो मैसेंजर की तो थी 2 से 4 मिनट, क्योंकि ये क्या कर रहा था, प्रोटीन सिंथेसिस जो प्रोटीन अनुवादन है उसमें भाग लेता है, इसके बाद विघटन हो जाता है। अधिक आयु होती है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन अनुवादन में बार बार यूज होता है। जब इसका बार बार उपयोग होता है, ठीक है, तो इसकी आयु क्या हो जाएगी, टीआरएनए की अधिक होती है। क्या होती है, अधिक आयु होती है। इसके बाद में देखते हैं कि टीआरएनए का कार्य क्या है। सक्रिय अमीनो एसिड को एमआरएनए के कोडोन के अनुरूप पॉलीपेप्टाइड चेन में पहुंचाता है। यानी जब प्रोटीन सिंथेसिस का जब काम चलता है ना तो वो आरएनए के द्वारा होता है, तो और आरएनए को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कह सकते हैं। तो सक्रिय अमीनो एसिड होती है, उसको एमआरएनए के कोडोन के अनुरूप, इस एमआरएनए के कोडोन के अनुरूप, क्योंकि ये डीएनए से सूचना प्राप्त करता है, एमआरएनए मैसेंजर के डीएनए से सूचनाओं से प्राप्त कर लेता है, और उसके कोडोन के अनुरूप ये पॉलीपेप्टाइड जो चेन चलती रहती है डीएनए के बनने की, सॉरी आपके आरएनए के बनने की, मतलब किसके, प्रोटीन सिंथेसिस के जो अमीनो एसिड
अमीनो एसिड और अमीनो एसिड बनते हैं, तो आपके मतलब डबल अमीनो एसिड, इसके बाद आपका पॉलीपेप्टाइड बंद होता है। पॉलीपेप्टाइड के बंद के बाद में हम पेप्टाइड बंद के बाद में पॉलीपेप्टाइड बंद मिलते हैं, और इससे बनने वाली चेन को पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। ये जब हम किसमें, जब प्रोटीन सिंथेसिस, यदि हमारा अगर प्रोटीन सिंथेसिस टॉपिक रहा तो अनुलेखन में या अनुवादन में हम उसको पढ़ भी लेंगे, और प्रोटीन सिंथेसिस में ये सारी चीज़ें डिटेल से पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन यदि हमें अभी जो देखना है वो इनमें डिफरेंस या फिर इनके जो आयु है, कार्य है, अणुओं की लंबाई है, ये सामान्य चीज़ें देखनी है। तो सक्रिय अमीनो एसिड को mRNA के कोडोन के अनुरूप पॉलीपेप्टाइड चेन में ये पहुंचाता है। किसका काम है? tRNA का। यहाँ जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ कुछ भाग कट गया होगा, नीचे से मैं बोल देता हूँ। सक्रिय अमीनो एसिड को आप लिख सकते हो, सक्रिय अमीनो एसिड को mRNA के कोडोन के अनुरूप पॉलीपेप्टाइड चेन में पहुंचाना। इसके बाद अपन बात करते हैं rRNA की या राइबोसोमल आरएनए की। किसकी बात करते हैं? rRNA की या राइबोसोमल आरएनए की। राइबोसोम के अंदर ही पाए जाते हैं, इसलिए तो इसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। इसका काम ही राइबोसोम का निर्माण है। राइबोसोम के अंदर रह के राइबोसोम के जो मतलब ये राइबोसोम के निर्माण में काम करता है। कम लंबाई वाले अणु देखो, ये सबसे लंबे, ये सबसे छोटे और ये मध्यम लंबाई वाले। तो आर राइबोसोम की लंबाई कैसी है? मध्यम। इसके बाद सेल में प्रतिशत की बात करें तो लगभग 80% पाया जाता है। कितना? 80% पाया जाता है। और इसका जो अणुभार होता है, वो 40K से 10 लाख के बीच में होता है। कितना होता है? 40K से 10 लाख के बीच में, यानी 40,000 से 10 लाख तक होता है। अपन अब आयु की बात करते हैं। आयु की बात करें तो इसका 2 से 4 मिनट, क्योंकि अनुवादन के बाद विघटित हो जाता है। इसकी अधिक होती है क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में, यानी प्रोटीन जो अनुवादन की क्रिया होती है इसमें बार बार उपयोग में होता है। जो ट्रांसफर होते रहते हैं, सूचनाओं का ट्रांसफर करवाता रहता है। इसके बाद में सबसे अधिक आयु किसकी होती है? rRNA की। सबसे अधिक आयु होती है वो आपकी होती है rRNA की। किसकी हो जाएगी? rRNA की, क्योंकि ये राइबोसोम पर स्थायी रूप से बने रहते हैं। राइबोसोम पर क्या होते हैं? स्थायी रूप से जुड़े हुए रहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं इसका कार्य। इसका जो कार्य है राइबोसोम का निर्माण करना। राइबोसोमल आरएनए का काम है राइबोसोम का निर्माण करना। अब देखें, अब हम इनका डिफरेंस करते हुए पढ़ते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंस करते हुए पढ़ते हैं। देखो, लक्षण mRNA, tRNA और rRNA। M यानी मैसेंजर, T यानी ट्रांसफर और R यानी राइबोसोमल आरएनए। स्थिति कोशिका द्रव में राइबोसोम से जुड़े हुए रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं? राइबोसोम से। और ये कोशिका द्रव में स्वतंत्र भी हो सकते हैं और राइबोसोम पर भी पाए जाते हैं। ये कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से भी हो सकते हैं या राइबोसोम पर पाए जाते हैं, और ये राइबोसोम के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी स्थिति पढ़ ली हमने सबसे पहले। इसके बाद में हमें इस तरह से क्वेश्चन, जो दूसरा पॉइंट है इसमें देखना कि जो मैसेंजर है सबसे लंबे अणु हैं, ट्रांसफर है वो सबसे छोटे अणु हैं, और ये कम लंबाई वाले। तो हमें पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा आरएनए है जिसके सबसे छोटे कण होते हैं या सबसे छोटे अणु होते हैं, या फिर ऐसा पूछ सकता है कि सबसे बड़े कण या बड़े अणु वाली कौन होता है। तो सबसे लंबे अणु वाली या सबसे लंबाई में अधिक वाली कौन है? मैसेंजर। इसके बाद मध्यम की बात करें तो आपका rRNA, और सबसे छोटे अणु की बात करें तो आपका हो जाएगा tRNA। कौन हो जाएगा? tRNA हो जाएगा। अब सेल में प्रतिशत की मात्रा किसकी ज़्यादा होती है? mRNA की होती है, tRNA की होती है, या फिर आपके rRNA की होती है। तो जो राइबोसोमल आरएनए होता है rRNA, उसकी मात्रा 80% तक होती है, और जो आपका tRNA होती है उसकी 15% तक होती है, और mRNA होता है उसकी 5% है। तो 5%, 15% और 80%। इसके बाद देखते हैं, ये पूरा फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए इसको, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है,
क्वेश्चन बन चुका है। आपको इस पूरे फ्लो चार्ट को अच्छे से याद रखना। हाँ, और इससे हमें अधिक पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सारे पॉइंट जो इंपॉर्टेंट थे मैंने लिख लिए हैं। इसका जो अणुभार 20 लाख, इसका 30 लाख, 10 लाख। तो tRNA, mRNA और आपके rRNA में से किसका अणुभार ज़्यादा होता है? तो वो हो जाएगा आपका, किसका होता है? tRNA का 30 लाख तक होता है। कितना? 30 लाख तक होता है। हाँ, इसके इस पॉइंट को आप वेरी इंपॉर्टेंट करना। हमें इसके जीवन अवधि से या आयु से क्वेश्चन पूछने की, इनमें से अगर इनमें कोई क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी रहती है तो सबसे ज़्यादा रहेगी वो इसकी अवधि से या जीवन अवधि से या इसकी आयु से रहने वाली। अब क्यों? इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि जो आरएनए होता है इसका काम ही क्या है? प्रोटीन का मतलब जो बनाता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस में यूज़ होते हैं भाई। तो इसके कार्य और इसकी आयु, दो चीज़ें अपने लिए इंपॉर्टेंट है। हमें ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा कार्य एमआरएनए का या टीआरएनए का है या फिर इसका है, या फिर काम का नाम देगा जिसे डीएनए से सूचनाओं को प्राप्त करना किसका कार्य है? मैसेंजर काम है। इसके बाद अमीनो एसिड को मतलब उसकी जगह ले जाना, मतलब उसके पॉलीपेप्टाइड चेन में पहुंचा देना, तो किसका काम है? टीआरएनए का। तो ये जो दो पॉइंट हैं, इसके अंतिम पॉइंट पांचवा और छठा, ये इस पूरे फ्लो चार्ट में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और इससे भी अधिक आपके लिए पांचवा रहेगा। अब क्यों रहेगा? क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में जब ये यूज होते हैं ना, तो अब क्या है कि ये ऐसे टाइम पे कौन विघटन हो जाता है और कौन बार बार यूज होता है और कौन स्थायी रूप से बना रहता है, इसके हिसाब से हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2 से 4 मिनट तक ही ये जीवन अवधि है किसकी? एमआरएनए की। क्योंकि प्रोटीन अनुवादन के बाद ये विघटित हो जाते हैं। तो आप लिख सकते हो क्योंकि प्रोटीन अनुवादन के बाद ये विघटित हो जाते हैं। इसके बाद में टीआरएनए ट्रांसफर, ये अधिक, ठीक है, सबसे अधिक नहीं, अधिक, इनकी जीवन अवधि अधिक होती है। क्योंकि प्रोटीन अनुवादन में ये बार बार यूज आते हैं। तो बार बार यूज कौन आता है? ट्रांसफर आरएनए। इसके बाद सबसे अधिक जीवन अवधि किसकी होती है? आरएनए की, राइबोसोमल आरएनए की। सबसे अधिक जीवन अवधि आरएनए या राइबोसोमल आरएनए की होती है, क्योंकि राइबोसोम पर स्थायी रूप से बने रहते हैं। अब इसके बाद आते हैं कार्य पे, किसका क्या कार्य है। एमआरएनए की बात करें तो प्रोटीन अनुवादन की सूचनाओं को डीएनए से प्राप्त करता है। किससे? डीएनए से। और इसका क्या काम है? तो इसका काम है सक्रिय अमीनो एसिड को एमआरएनए के, यानी एमआरएनए डीएनए से सूचना प्राप्त कर रहा था, इसके कोडोन के अनुरूप पॉलीपेप्टाइड चेन में पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? पॉलीपेप्टाइड चेन में उसको पहुंचा देता है। राइबोसोमल, ये राइबोसोम का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? राइबोसोम का निर्माण। जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, अमीनो एसिड इसकी मोनोमर यूनिट है किसकी? प्रोटीन सिंथेसिस की। अमीनो एसिड के मिलकर पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड, डाईपेप्टाइड, फिर ट्राईपेप्टाइड, फिर टेट्रापेप्टाइड, फिर ये चीज़ें आगे जुड़ती जाती है तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाती है, जिससे आपका प्रोटीन का सिंथेसिस होता रहता है। तो इस प्रकार, तो पहले हमने आरएनए की सामान्य जानकारी पढ़ी, ठीक है, ये आरएनए के प्रकार पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ आरएनए, और क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, किस हिसाब से बन सकता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। और इससे भी इंपॉर्टेंट ये 2 पॉइंट है, ये भी बता दिया मैंने, क्योंकि ये दोनों ही काम क्या हैं? प्रोटीन के लिए काम में आने वाले हैं। तो इसलिए ये आयु यानी जीवन अवधि और इसके कार्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब इसके बाद में अगर इस यूनिट से कुछ मतलब ये जो आनुवंशिकी अपना जो चैप्टर चल रहा है, इसमें से अगर कुछ डिजीज हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा और चीजें हैं, अगर इसमें देखें तो क्या बचता है? टाइप्स ऑफ डीएनए भी पढ़ लिया, आरएनए पढ़ लिया, वो लगभग सारी चीजें हो चुकी है। अगर रह जाती है तो नेक्स्ट जो आपका बायोलॉजी का 8वां लेक्चर होगा उसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। लगभग मेरे हिसाब से सारी चीजें आपकी करा दी गई है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। हाँ,
अनुवादन और अनुलेखन और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में अगर प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें, ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल तो हमें वो सेल बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़नी ही है। प्रोटीन सिंथेसिस के अंतर्गत यदि अनुलेखन और जो आपके अनुवादन हैं उनको अगर क्वेश्चन बने हैं तो हम जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो अपने रहने वाली है वो रहेगी कशेरुकी तथा अकशेरुकी जो आपके वर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स का जो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन दे रखा है उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।